सो चलिए हम शुरू करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है वो किसे कहते हैं? देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, एनर्जी दैट required to break nucleus into its constituent means proton एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? तो एनर्जी चाहिए कैसी? देखो, एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि वो इतनी सफिशिएंट हो कि न्यूक्लियस को ब्रेक करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में ला सके। क्लियर? ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी है वो बेसिकली क्या होगा? देखो, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो मास डिफेक्ट जो है उसी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो मास डिफेक्ट क्या है वो देखते हैं। मास डिफेक्ट, देखो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं? देखो, सपोज हमारे पास एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन है, मतलब कि एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन का मास है उसको न्यूट्रॉन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन नंबर आ गया। और उसके बाद क्या आता है? माइनस एम एन। देखो, सपोज प्रोटॉन का मास है 4, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज ये है 4 और यहाँ से आपको मिल रहा है 4 और जो न्यूक्लियर मास है वो आपको मिल रहा है 7.5। तो आपका जो मास डिफेक्ट है वो 0.5 आ गया। क्लियर? 0.5 है वो मास डिफेक्ट मिल रहा है हमें। क्लियर? समझ गए आप? ओके। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये इस तरह से नहीं होगा। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसी में से आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, ओके, इसी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और डेल्टा एम किस तरह से निकालना है? देखो, सपोज आपको ऑक्सीजन 8 और यहाँ से 817 दिया गया है सपोज, तो आपको क्या करना है? यहाँ से पहले 8mp प्लस 9mn माइनस ये जो पूरा का पूरा मास दिया गया है, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, ये आपको इस तरह से कर देना है तो आपको डायरेक्टली डेल्टा एम मिल जाएगा। क्लियर? किस तरह से आपको डेल्टा एम फाइंड करना है? ओके। तो अब बाइंडिंग एनर्जी है, देखो बाइंडिंग एनर्जी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी बी इक्वल टू, ये मास डिफेक्ट है वो ZMP प्लस ए माइनस जेड जो कि है न्यूट्रॉन नंबर, Mn मतलब कि न्यूट्रॉन का मास, और ये है टोटल जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है उसका मास इंटू सी स्क्वायर, मतलब कि डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर? अब एम पी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अगर एटॉमिक मास कंसीडर करना है आप लोगों को, किस तरह का मास? एटॉमिक मास आपको कंसीडर करना है
तो आप क्या करेंगे, देखो एटॉमिक मास है वो अगर आपको कंसीडर करना है तो एटॉमिक मास है उसमें क्या आएगा, देखो न्यूक्लियस का मास प्लस जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास का सम। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो मास ऑफ न्यूक्लियाई तो एक ही होगा और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करना होगा Z से। ओके, मतलब कि सपोज ऑक्सीजन 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ से 8Me आएगा। अगर ऑक्सीजन प्लस बोल दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये गायब जो इलेक्ट्रॉन हो गया उसका मास यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। क्लियर। अब एक कंसेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसको आप जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उससे डिवाइड कर दो B/A। तो देखो इसका जो ग्राफ है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। देखो इसका जो ग्राफ है उसमें इनिशियली इस तरह से, देखो इस तरह से वेरिएशन आपको कुछ मिलेंगे, बाद में ये जो ग्राफ है वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, बाद में ये मिनिमम पॉइंट तक चला जाता है। मतलब कि यूरेनियम है यहाँ पे और यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है मतलब कि जिसमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो है Fe। क्लियर। Fe मतलब कि आयरन। क्लियर। और यहाँ से इस ग्राफ से एक कंक्लूजन आता है कि बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस कौन से है, ये। क्लियर। एक्सेप्शनल केसेस ये है, मतलब कि लाइटर न्यूक्लियाई। क्लियर, समझ गए। ओके, तो अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखो यहाँ से हम बात करेंगे आगे कि पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। देखो पहले तो पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला याद रखो, पैकिंग फ्रैक्शन, ओके, जिसको F से डिनोट किया जाता है। ये कभी कभी आपकी एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। देखो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि F इक्वल टू मास ऑफ एटम माइनस एटॉमिक मास। ओके, और यहाँ पे भी A डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा आपका, Ma/A -1। क्लियर, समझ गए आप। ओके, सो यहाँ पे देखो इसको अगर फिर से कन्वर्ट करें हम तो इस तरह से आएगा 1 + F। तो देखो इसको इस तरह से बोल सकते हैं हम कि यहाँ से कंक्लूजन निकालना था इसलिए हमने इस फॉर्मेट में इसको ले लिया कि न्यूक्लियाई
for nuclei having Ma greater than A, इसके लिए क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0 से ज़्यादा होगा। क्लियर, पैकिंग फ्रैक्शन 0 से ज़्यादा होगा। एंड फॉर न्यूक्लियाई हैविंग Ma लेस देन A, तो F इज लेस देन 0 होगा। ओके, ये मैथमेटिकली आपको प्रूव हो गया। देखो, ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये पूछा जा सकता है, लेकिन इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। क्लियर, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब देखो, रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड पैकिंग फ्रैक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, इसका डायरेक्टली यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसको किस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन के साथ लिखा जाए। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस यहाँ पे Mn प्लस यहाँ से Mn माइनस 1 प्लस F, ये आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, समझ गए? ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अभी कि न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स है, देखो न्यूक्लियर फोर्स बीच में एक टॉपिक में याद कर लिया कि न्यूक्लियर फोर्स है, उसके जो फीचर्स हैं, मतलब कि एग्जाम में पूछे जाने वाले फीचर्स, कि एक तो वो स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ तो वो कितनी आ जाएगी, 1। ओके, दूसरी बात कि न्यूक्लियर वीक फोर्स है वो 10⁻⁻13 का आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो 10⁻⁻39 के रिलेटिव स्ट्रेंथ में आता है। ओके, वो शॉर्ट रेंज है, ये है वो शॉर्ट रेंज्ड है। शॉर्ट रेंज है मतलब कि फ्यू फर्मी तक ही इसकी रेंज है। ओके, और दूसरी बात कि न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है। ओके, न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, स्पिन डिपेंडेंट मतलब कि स्पिन है तो न्यूक्लियर फोर्स है वो लग रहा है, स्पिन कम या ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर फोर्स है उसमें चेंज आ सकता है। यहाँ पे अभी हम कुछ भी दूसरी बात नहीं कर रहे। न्यूक्लियर फोर्स है वो है नॉन सेंट्रल, ओके, एंड यहाँ पे टेंसर भी बोल सकते हैं हम, नॉन सेंट्रल एंड टेंसर कंपोनेंट इज प्रेजेंट हियर। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स है वो एट्रैक्टिव होता है, एट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज एट्रैक्टिव इन नेचर अप टू 1.2 फर्मी। ओके, मतलब कि अब बिलो 2 फर्मी जाएंगे, बिलो 1.2 फर्मी हम जाएंगे तो ये रिपल्सिव हो सकता है, मतलब कि रिपल्सिव होगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ से न्यूक्लियर फोर्सेस है उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट
मैकेनिज्म आती है, मतलब कि वैगनर मैकेनिज्म है, हाइजेनबर्ग की मैकेनिज्म है, स्पिन स्पेस इंटरचेंज है, एक्सचेंज है, ये सभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन के अप्रोच से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, डिफरेंट mechanisms are there, but एग्जामिनेशन के अप्रोच से यहाँ पे हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो अभी हम डायरेक्टली ही Q वैल्यू पे आते हैं। Q वैल्यू, ओके, Q वैल्यू, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन की होती है। ओके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसी में ही हम Q वैल्यू की बात करने वाले हैं अभी। देखो बेसिकली Q वैल्यू क्या होगा। देखो कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, A प्लस एक्स गिव्स Y प्लस बी, इस तरह की एक रिएक्शन आपको दी है। तो Q वैल्यू क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन न्यूक्लियर रिएक्शन। इसी को ही क्या बोला जाता है, Q वैल्यू। ओके, ये हो गई डेफिनेशन। तो देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है मतलब कि Q वैल्यू है वो ज़्यादा है 0 से, तो ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि एक्सोर्जिक कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोर्जिक, जो भी आप बोले। अगर Q वैल्यू है वो कम है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक या तो एंडोर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे Q वैल्यू के बेस पे आपको ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये पूछा जा सकता है। रिलीज हो रही है मतलब कि Q वैल्यू ज़्यादा है 0 से तो एक्सोथर्मिक, और Q वैल्यू कम है तो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो एंडोथर्मिक बोल सकते हैं हम रिएक्शन को। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ओके, सो हम बात करते हैं Q वैल्यू की। तो देखो A प्लस एक्स गिव्स Y प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे इसका मास है Ma, इसका मास है Mx, इसका मास है My और इसका मास है Mb। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, Ke, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है Ka, और ये है वो स्टेबल है, मतलब कि 0 पे है इसकी काइनेटिक एनर्जी, और इसकी हो गई आफ्टर कोलिजन, मतलब कि रिएक्शन में प्रोडक्ट जो मिल रही है उसमें Ky एंड Kb। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसकी एनर्जी पहले हम लिखते हैं Ma की, तो Ma c² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी है Ka। अब x की जो एनर्जी है वो क्या है, mx c²। क्लियर? ओके,
अब ये सभी एनर्जी यहाँ पे लेफ्ट साइड की लिख दी। अब राइट साइड की मतलब प्रोडक्ट साइड की क्या आ जाएगा, देखो my² प्लस mb² प्लस ky प्लस kb। ओके, इस तरह से एनर्जीज लिख दी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मास वाली जो टर्म्स है उसको एक साइड लिख देते हैं। तो मास वाली जो टर्म्स है उसको अगर हम एक साइड लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ma प्लस mx माइनस my और यहाँ पे सॉरी माइनस mb इंटू c² इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ky प्लस kb माइनस ka। ओके, क्लियर। तो या तो हम Q वैल्यू को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। ओके, या तो Q वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। ओके, सो सपोज A प्लस x गिव्स B प्लस y प्लस Q। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अगर A प्लस एक्स गिव्स B प्लस वाई और माइनस Q आपको मिल रहा है तो ये एक एंडोथर्मिक या तो एंडोर्जिक कुछ भी लिख सकते हैं। इस बार एंडोर्जिक लिखते हैं मतलब कि आपको पता चले कि इस तरह से एंडोथर्मिक या तो एंडोर्जिक भी लिखा जा सकता है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे Q वैल्यू है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। देखो एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c²। ओके, ये फॉर्मूला है वो ऑलवेज वैलिड होगा किसके लिए, देखो न्यूक्लियाई के लिए, ऑलवेज वैलिड फॉर न्यूक्लियाई। क्लियर। अब यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें लिखना है, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो सिंपल है, इसको इन्वर्ट करते हैं और लिखते हैं समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर। अब देखो इसको अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में हमें लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अगर हमें लिखना है Q इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस बाइंडिंग ऑफ Y माइनस BX। क्लियर। इस तरह से लिख सकते हैं। देखो A प्लस x गिव्स B प्लस वाई। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये B है उसकी एनर्जी क्यों नहीं लिखी। B है वो बेसिकली पार्टिकल होता है और ये चीज़ आप नोट कर लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल
इज ऑलवेज 0। क्लियर। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सेपरेशन एनर्जी। तो ये आपको याद रखना है सभी चीज़ें कि सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि कोई दो चीज़ है उसको मिलाते हैं तो उसको किस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं, बाइंड करने से एनर्जी रिलीज होती है या बाइंड करने में एनर्जी आपको खर्च होती है, इस बेस पे बाइंडिंग एनर्जी हम दिखा सकते हैं। तो सेपरेशन एनर्जी किसे कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी है उसके इन्वर्स को, मतलब कि उसके ऑपोजिट को, सॉरी इन्वर्स नहीं बोल सकते, मतलब कि सेपरेशन एनर्जी ES इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ Q। क्लियर। इसी को ही सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। तो पहले आपको सेपरेशन एनर्जी के लिए Q फाइंड करना है, और मैंने बहुत बार बता दिया है कि Q किस तरह से फाइंड करते हैं। Q फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, ES इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू C²। अब ये तो बेसिकली क्या हो गया? सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट ही Q हो गया। Q के आगे आप माइनस लगा दो तो यही फॉर्मूला आपका मिल जाएगा। क्लियर, समझ गए आप? ओके। तो बेसिकली ये चीज़ है वो आपको देखना था। अब Q वैल्यू है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें, देखो एक ये केस है XZA, इसको अल्फा पार्टिकल का अल्फा डीके होगा तो A-4 और Z-2, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल है उसी को ही 4He2 बोला जाएगा या 2He4 जो भी आप बोले। तो देखो ये है आपका अल्फा पार्टिकल, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। अब देखो अल्फा पार्टिकल है उसके अगर हम डीके के बारे में बात करें तो देखो ये है वो रेस्ट पे डीके होता है, रेस्ट पे डीके होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसका मास होगा और इसका भी मास होगा। तो देखो पूरा इक्वेशन है, देखो पूरा इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखो कि यहाँ पे तो मास, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो my और इसकी वेलोसिटी है vy, ओके, प्लस m अल्फा v अल्फा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली v ऑफ अल्फा है उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ my बाई m अल्फा इंटू vy, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ओके, इसका हेडिंग है, ये इक्वेशन है, यहाँ से जो शुरू हो रहा है इसी का हेडिंग आपको देखना है, Q वैल्यू इन केस ऑफ अल्फा डीके। ओके, इसका हेडिंग दे दो। ओके, अब यहाँ से आगे देखते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अभी Q वैल्यू है वो हम फाइंड कर रहे हैं। Q वैल्यू क्या होगा? देखो पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि मास इक्विवेलेंसी देखी। ओके, तो यहाँ पे ये रेस्ट पे, देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे डीके हो रहा है, यहाँ पे रेस्ट पे डीके हो रहा है तो इसकी Vx है वो 0 हो जाएगा। क्लियर, इसका
जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि Q वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। mx माइनस my माइनस m अल्फा c स्क्वायर। तो ये पूरा डेरिवेशन है, आपको देखना है ये डेरिवेशन किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो दूसरा एक जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा, के वाई प्लस के अल्फा। ओके, क्योंकि के एक्स है वो 0 यहाँ पे है। क्लियर? तो Q वैल्यू है उसको लिख सकते हैं हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें जो ये फॉर्मूला हमारा आया था यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, एम अल्फा वी अल्फा, इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे आया था। तो बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी देखो, यहाँ पे माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है कि एक पार्टिकल है वो इस साइड जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल है वो दूसरी साइड जा रहा है, ऑपोजिट साइड जा रहा है, तो ये शो कर रहा है। अदरवाइज इसके मोड लेंगे हम तो ये दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे Q इक्वल टू हाफ, देखो एम वाई है और यहाँ पे वी वाई की जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो एम अल्फा वी अल्फा बाई एम वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा पार्टिकल के ही फॉर्म में हमें ये पूरा इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये एम वाई एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, एम अल्फा स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर से निकल कर आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो ये हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पे एम अल्फा डिवाइडेड बाय एम वाई, समझ गए, प्लस यहाँ पे 1। तो ये बेसिकली क्या है, के अल्फा शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, के अल्फा। तो Q इक्वल टू ये क्या शो कर रहा है, के अल्फा एम अल्फा बाई एम वाई प्लस 1। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है यही आपको यूज करना है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्फा डीके एंड Q वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको अल्फा डीके एंड Q वैल्यू के जो प्रॉब्लम्स होंगे ये दोनों जिसमें इन्वॉल्व होंगे उसी को ही आपको देखना है, मतलब कि उसी में यही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? अब अगर आपको मास नहीं दिए गए हैं तो क्या करना है, देखो masses are not given, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अप्रोक्सीमेशन लगा के अप्रोक्सीमेशन ए के जितना मास लेना है आपको। क्लियर? समझ गए आप? अब देखो
यहाँ से एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि Q इक्वल टू के अल्फ़ा एम अल्फ़ा बाई एम वाई प्लस 1 ये निकाल लिया हमने। तो ये देखो के वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q माइनस के अल्फ़ा। Q माइनस के अल्फ़ा हम कर देंगे तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, Q माइनस के अल्फ़ा कर देंगे तो हमारा के वाई मिल जाएगा। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलेशंस मैंने बताए हैं। ओके, अब V अल्फ़ा आपको फाइंड करना है तो डायरेक्टली ही आप फाइंड कर सकते हैं जो प्रीवियस फॉर्मूला था। ओके, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम कि V अल्फ़ा यहाँ से निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। V अल्फ़ा इक्वल टू रूट अंडर 2Q डिवाइडेड बाय एम अल्फ़ा 1 प्लस एम अल्फ़ा बाय एम वाई। क्लियर? ओके, सो वी वाई भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वी वाई आपको एज अ होमवर्क लिखना है। क्लियर? ओके, तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा है, देखो न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर है वो ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स का ही होगा। मतलब कोई लेक्चर है वो 30 मिनट के होंगे और कोई लेक्चर है वो 50 to 60 मिनट के होंगे। अदरवाइज ये जो सब्जेक्ट है वो आपको अभी आसान लगेगा, लेकिन ये जो इस टाइप के फॉर्मूलेशंस है वो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही गलती कर देंगे आप लोग कि यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ एम अल्फ़ा आ रहा है, या यहाँ पे एम अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है, या एम अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम इसी को ही फॉलो करेंगे और कोई ऐसा टॉपिक होगा नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स, और दूसरे इसी के ही नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, और उसी में ही टाइम बचा तो हम देख लेंगे शेल मॉडल का बेसिक। क्लियर? और डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बोहर व्हीलर थियरी है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ओके, ये सभी है वो हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और आपको करना है अभी रिवीजन नहीं करेंगे, पेपर सॉल्विंग नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में इतनी मेहनत करने के बाद भी कम मार्क्स आएंगे। रिवीजन एंड पेपर सॉल्विंग आपको करना ही है। क्लियर? ओके, सो गुड बाय एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।